नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और मैं आपके साथ हूं शकील साजिद। शुरुआत एक बहुत ही बड़ी खबर। सरकार अगले 3 वर्षों में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की दिशा में बड़े पैमाने पर सुधार लागू करने जा रही है, जिससे भारत में बैंकिंग ढांचे को अधिक सशक्त, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाया जा सकता है, ऐसा सुधार सरकार का कहना है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय बैंकों को विश्व स्तरीय वित्तीय संस्थानों की श्रेणी में लाना है, ताकि वे वैश्विक बाजार में अन्य बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के समकक्ष खड़े हो सके। विलय की इस प्रक्रिया से देश के बैंकिंग सेक्टर में 3 बेहद बड़े बैंक अस्तित्व में आ सकते हैं, जो मेगा बैंक की श्रेणी में होंगे और वैश्विक रैंकिंग में ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार बजट सत्र में इस विलय के रोड मैप की घोषणा होने की संभावना है, जिससे विलय से संबंधित नीतिगत स्पष्टता और समय सीमा अधिक अच्छे से सामने आ सकेगी। छोटे और क्षेत्रीय स्तर के सार्वजनिक बैंकों को बड़े बैंकों में समाहित करने की योजना तैयार की जा रही है, ताकि उनकी कार्यक्षमता, लागत नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन बेहतर हो सके। सरकार का लक्ष्य 2026 तक बड़े पैमाने पर बैंकिंग संरचना में परिवर्तन कर देना है, जिससे भारतीय बैंकिंग उद्योग लंबे समय तक स्थिर और टिकाऊ रूप में रह सके। ये विलय केवल बैंकिंग सिस्टम को सरल बनाने का प्रयास, कोशिश मात्र नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है, ये सरकार का मानना है, क्योंकि मजबूत बैंक ही बड़े निवेशों और परियोजनाओं का समर्थन कर पाते हैं। पीएसयू बैंकों के पास देश के बैंकिंग सेक्टर की 55% संपत्ति है, जिसका मतलब है कि इन बैंकों का महत्व देश की पूरी वित्तीय प्रणाली में बेहद ज्यादा है। ये रीढ़ की हड्डी है। इनके अलावा 21 निजी बैंक, 12 जो हमारे पीएसयू हैं, इनके अलावा 21 निजी बैंक, 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 44 विदेशी बैंक और 11 लघु वित्त व भुगतान बैंक भी भारतीय बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा है, जिससे इस सेक्टर का स्वरूप बहुस्तरीय और विस्तृत बनता है। सार्वजनिक क्षेत्र के इन 12 बैंकों की 1470 से अधिक शाखाएं, सहायक शाखाएं, जो देश की ग्रामीण और अर्ध शहरी व्यवस्था को मजबूती देती हैं, अर्थव्यवस्था को। विलय के बाद संचालन लागत में कमी, तकनीकी एकीकरण और सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। मेगा बैंकों के बनने से भारत वैश्विक वित्तीय बाजार में अधिक मजबूत स्थिति हासिल कर सकेगा, क्योंकि बड़े बैंक अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने में अधिक सक्षम होते हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, तो बैंकिंग सेक्टर को अत्यधिक मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि आर्थिक विकास का इंजन बैंक होते हैं। वर्तमान में कई पीएसयू बैंकों की स्थिति कमजोर है और उनकी बैलेंस शीट दबाव में है। ऐसे में विलय उनके लिए नए मौके और स्थिरता प्रदान करेगा। एकीकृत बैंकिंग प्रणाली से ऋण वितरण में तेजी आएगी, जिससे नए स्टार्टअप, एमएसएमई और बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को आसानी से फंडिंग मिल सकेगी। सरकार निजी और सार्वजनिक बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को संतुलित करना चाहती है और ये विलय इस दिशा में एक आवश्यक कदम है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सरकार का मानना है। रिपोर्टों के अनुसार इन बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भी काफी विस्तृत है, जिससे विदेशों में भारतीय व्यावसायिक हितों को मजबूती मिलेगी। विलय के बाद डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में तेजी आएगी, क्योंकि एकीकृत सिस्टम बनाने में तकनीकी निवेश और नवाचार की जरूरत बढ़ जाएगी। नई संरचना स्ट्रक्चर से जोखिम प्रबंधन, क्रेडिट आकलन और धोखाधड़ी रोकथाम में अधिक पारदर्शिता और कुशलता आएगी, जिससे प्रणालीगत जोखिम कम होंगे। बजट सत्र में ये रोड मैप प्रस्तुत होता है, तो ये भारतीय बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, जहां पे ज़मीन की दरों की जो गाइडलाइन में रेट बढ़ाए हैं, एक अच्छी खबर आई है कि हाउसिंग बोर्ड के मकानों की रजिस्ट्री छत्तीसगढ़ में उन्हीं की तयशुदा कीमत पर होगी, जिसका अर्थ है कि खरीदारों को कलेक्टर गाइडलाइन दर के अनुसार अतिरिक्त राशि नहीं चुकानी पड़ेगी।
राज्य भर में नई गाइडलाइन दर लागू होने के बावजूद हाउसिंग बोर्ड के मकानों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मकान सरकारी निर्धारित निश्चित नियंत्रित मूल्यों पर ही बेचे जाते हैं। इस फैसले से हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट में घर लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बढ़ी हुई गाइडलाइन दर के कारण सामान्य खरीदारों का बोझ बढ़ सकता है। हाउसिंग बोर्ड की ओर से निर्मित मकानों, फ्लैटों और प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए कलेक्टर दर लागू नहीं होती, जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वंचित वर्गों को लाभ मिलेगा। अन्य सभी निजी संपत्तियों की रजिस्ट्री नई गाइडलाइन दरों पर होगी, जिसका कि भारी विरोध पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापारी, आम लोग, राजनीतिक विपक्ष के दल कर रहे हैं। नई गाइडलाइन के कारण पूरे प्रदेश में रजिस्ट्री शुल्क 4 से 5 गुना बढ़ सकता है, इसकी संभावना है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नई गाइडलाइन दरों में भारी वृद्धि हुई, जहां शहरों में 20 से 40%, ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से 100% वृद्धि दर्ज हुई है। नई गाइडलाइन दरों के बढ़ने से सामान्य वर्ग के लिए संपत्ति खरीदना और अधिक महंगा हो जाएगा, जिससे रियल एस्टेट बाजार पर बुरा असर पड़ सकता है। हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड के मकानों पर गाइडलाइन दर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे आवासीय योजनाओं की बिक्री पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा। गृह निर्माण मंडल की यह नीति इसलिए निर्धारित की गई है ताकि सरकारी आवास योजनाओं को किफायती रखा जा सके और अधिक संख्या में लोग इसका फायदा उठा सकें। नए नियमों के तहत हाउसिंग बोर्ड की सभी आवासीय परिसंपत्तियां पूरी तरह गाइडलाइन वृद्धि से मुक्त रहेगी। प्रदेश के कई जिलों में गाइडलाइन दरें कई वर्षों बाद पुनः संशोधित की गई है। बाजार मूल्य के वास्तविक आकलन को इसमें शामिल किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। संपत्तियों की नई कीमतें लागू होने से रजिस्ट्री शुल्क में भारी वृद्धि हुई है। कुल संपत्ति लागत को सीधे प्रभावित करेगी। हाउसिंग बोर्ड की परियोजना में करीब 1000 संपत्तियां उपलब्ध हैं, जिनकी रजिस्ट्री खरीदार पूर्ववत दरों पर कर सकेंगे। हाउसिंग बोर्ड की नीतियां सामाजिक आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, इसलिए मध्यम और निम्न आय वर्ग को इसका नुकसान न पहुंचे। नई गाइडलाइन दरें लागू होने से निजी बिल्डरों की परियोजनाओं की कीमतों में स्वाभाविक तौर पर वृद्धि होगी, जिससे उनकी बिक्री पर फर्क पड़ सकता है। जिन्होंने आवेदन कर दिया है, हाउसिंग बोर्ड में रजिस्ट्री भी बाकी है, उन्हें भी पुराने तय मूल्य पर रजिस्ट्री का लाभ मिलेगा, जो उनके लिए एक बड़ा आर्थिक फायदा है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य बाजार मूल्य और जमीन के वास्तविक व्यापारी मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करना है, इसलिए गाइडलाइन को संशोधन को आवश्यक माना जा रहा है। सरकार की तरफ से कई क्षेत्रों में जमीन के बाजार मूल्य और सरकारी गाइडलाइन में भारी अंतर था, जिस अब संशोधित दरों के माध्यम से कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि गाइडलाइन दरों से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जिससे टैक्स, शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि होगी। खरीदारों को बड़ी राशि अतिरिक्त रूप से देनी पड़ेगी। हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं अपेक्षाकृत सस्ती और सुलभ बनी रहेंगी, जिसका लाभ विशेष रूप से नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग और गरीब वर्गों को मिलने वाला है। एक और बड़ी खबर हमारे प्रदेश के लिए बेहद फख्र की बात है, जहां नवा रायपुर में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि देश का पैसा लूटकर भागने वालों को पकड़ने के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिससे आर्थिक अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। केंद्र सरकार का उद्देश्य ऐसी प्रभावी रणनीति बनाना है कि आर्थिक अपराधी देश से बाहर न जा सके, और यदि भाग भी जाए तो उन्हें विदेशी देशों से जल्द वापस लाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस से पहले देश में नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी घोषणा है, और जैसा कि गृह मंत्री, डायनामिक गृह मंत्री अमित शाह जी को जाना जाता है, जो वो कहते हैं उससे पूरा करते हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य माना जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में देश भर के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने आतंकवाद, साइबर अपराध और संगठित अपराध पर अब तक की प्रगति का विवरण पेश किया, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को मजबूत बनाया जा सके। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पिछले वर्षों की तुलना में हिंसा में उल्लेखनीय गिरावट है, जिससे सरकार और सुरक्षा बल एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। समारोह में गृह मंत्री ने आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चिंता जताते हुए पुलिस अधिकारियों से तेज, नवाचार आधारित और तकनीकी रूप से उन्नत रणनीतियों को अपनाने का आग्रह किया है। डिजिटल अपराधों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए साइबर सुरक्षा को कॉन्फ्रेंस का प्रमुख एजेंडा बनाया गया है, जहां विशेषज्ञों ने भविष्य की चुनौतियों के लिए सुझाव दिए। डीजीपी गौतम बेस्ट पुलिस फोर्स 2 की अवधारणा प्रस्तुत करेंगे, जिसमें पुलिस व्यवस्था को और अधिक
आधुनिक तकनीकी और नागरिक केंद्रित बनाने पर जोर रहेगा। इस नए मॉडल में स्पष्ट है कि लोगों का भरोसा कैसा जीता जाए ताकि पुलिस जन सहयोग से और मजबूत बने और अपराध रोकथाम की प्रक्रिया सुगम हो। कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए के अजीत डोभाल और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारी भी गृह मंत्री के साथ शामिल होंगे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। जल्द ही माफिया नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे अपराधियों को वापस लाने की नीति बेहतर ढंग से लागू होगी ताकि आर्थिक अपराधों के खिलाफ सख्त मिसाल कायम हो। विदेशों में छिपे अपराधियों को पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिसमें इंटरपोल का उपयोग भी शामिल है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर विशेष चर्चा की गई। आधुनिक हथियार, तकनीक, फॉरेंसिक लैब और डिजिटल निगरानी सिस्टम को मजबूत बनाना शामिल है। सम्मेलन में राज्य पुलिस बलों की कार्यप्रणाली की तुलना करते हुए मूल्यांकन किया गया ताकि बेहतर रणनीतियों को अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सके। देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों को सम्मानित किया गया, जिससे अन्य पुलिस थानों को प्रेरणा मिले और वे भी श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान कर सके। गृह मंत्री ने जोर दिया कि पुलिसिंग को संवेदनशील बनाया जा सके और नागरिकों को उस पर भरोसा है। पुलिस अधिकारियों को बताया गया है कि आपात स्थिति में त्वरित निर्णय क्षमता लेना बेहद जरूरी है, जिससे जान माल की हानि को रोका जा सके। मानव तस्करी, ड्रग तस्करी और सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को भविष्य की बड़ी चुनौती के रूप में देखा गया है। सम्मेलन में पुलिस प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक पाठ्यक्रम और मनोविज्ञान प्रशिक्षण शामिल करने की बात कही, ताकि अधिकारी कठिन परिस्थितियों में बेहतर निर्णय ले सके। कुल मिलाकर इस डीजीपी सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यापक रूप से मजबूत करना, तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और जनता के भरोसे को बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। नशीले पदार्थों और संगठित अपराध पर व्यापक और बहुआयामी अभियान चलाया जाएगा, ऐसा कहा गया है अमित शाह जी की कॉन्फ्रेंस में, जिसे 360 डिग्री प्रहार के रूप में वर्णित किया गया है। हर दिशा से, हर स्तर पर पूरी सख्ती से आगामी कॉन्फ्रेंस के पहले नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य। लगातार कार्रवाई के चलते नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुधार आया है। रायपुर में आयोजित होने वाली डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का उल्लेख, जहां अपराध नियंत्रण, आतंकवाद निरोध और सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा। नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद और नारकोटिक्स, इन चारों के विरुद्ध केंद्र द्वारा समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने बताया कि पिछले 40 वर्षों में 3 प्रमुख समस्याओं को देश झेल रहा था: आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद। उनसे देश जल्द मुक्त होगा, क्योंकि इन पर निर्णायक प्रहार किए जा चुके हैं। सम्मेलन के लिए शीर्ष स्तर के नेतृत्व के शामिल होने का भी उल्लेख है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस बैठक को अत्यधिक रणनीतिक और संवेदनशील माना जा रहा है। स्थानीय समस्याओं के समाधान पर भी सरकार का रुख है, जैसे पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर जैसी चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में स्थायी शांति। नारकोटिक्स तस्करी पर विशेष जोर देते हुए कहा गया कि यह केवल अपराध नहीं, बल्कि आतंकवाद और संगठित अपराध को पोषण देने वाला मुख्य स्रोत है। इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। राज्य और केंद्र के बीच समन्वय बढ़ाकर सुरक्षा तंत्र को आधुनिक बनाया जाए। सम्मेलन में यह चर्चा भी होगी कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, एआई, डेटा आधारित मॉनिटरिंग को अधिक सक्षम कैसा बनाया जा सके। घुसपैठ, अवैध तस्करी और हथियारों को सप्लाई को रोका जा सके। नारकोटिक्स पर कड़ा प्रहार के लिए इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत बताई गई, जिससे पुलिस, एनसीबी, बीएसएफ और खुफिया तंत्र की संयुक्त भूमिका की बात कही। आगे जन जागरूकता की भूमिका पर भी जोर दिया गया, अर्थात केवल सरकारी तंत्र ही नहीं, जनता को भी नशीले पदार्थों और अपराधों के खिलाफ संगठित होना पड़ेगा। पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। विभिन्न राज्यों के पुलिस प्रमुखों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने अपने राज्यों की विशेष चुनौतियों का विश्लेषण कर एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति तैयार करें। आतंकवादी गतिविधियों और संगठित अपराध से निपटने के लिए, उसे तोड़ने के लिए वित्तीय नेटवर्क पर प्रहार आवश्यक है। 2047 तक भारत को विश्व स्तरीय आंतरिक सुरक्षा वाला राष्ट्र बनाया जाए, जो अमृत काल के दृष्टिकोण से भी जुड़ा है। सम्मेलन में सीमा राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा विशेष प्रस्तुति होने की बात कही गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तस्करी मार्गों और उनके समाधान पर चर्चा शामिल है।
जमीनी कार्य योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए ये बैठक एक महत्वपूर्ण मंच है जहां विभिन्न एजेंसियों के बीच अनुभव साझा किए जाते हैं। अंत में सरकार ने विश्वास दिलाया है कि आने वाले वक्त में भारत की पुलिसिंग व्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठ आंतरिक सुरक्षा प्रणाली में शामिल होगी। ये एक बहुत गंभीर बैठक आईजी डीजीपी कॉन्फ्रेंस नवा रायपुर में शामिल हो रही है। हम डीए न्यूज़ प्लस और मैं शकील साजिद भी चाहता हूं कि हम लोग और मजबूत राष्ट्र बने। नमस्कार।